तभी आप ये प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, तभी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज आपके सामने हम मुद्दा रखने जा रहे हैं जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर देश में मुस्लिम समाज का जो मन बनाया जा रहा है अब वो बड़ा क्लियर होता जा रहा है। इसीलिए आज एक बार फिर वक्फ पर हमारा डिस्कशन है। क्यों कर रहे हैं डिस्कशन, उसका जो न्यूज पॉइंट है वो आपको बता देता हूं। आज जेपीसी की बैठक हुई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, और उसको अब जो बजट सत्र 1 तारीख से शुरू होगा उसमें अपनी रिपोर्ट देनी है। उससे पहले आज एक बार फिर वहां इतना हंगामा हुआ कि 10 विपक्षी सांसदों को, चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा। अब ये तो एक बात हो गई, अब रिपोर्ट आएगी, जेपीसी को देनी ही है रिपोर्ट, वो फिर पार्लियामेंट में जाएगी, मोदी सरकार उस पर क्या करती है, पास कराने के लिए कोशिश करती है या फिर इसको आगे टाल देती है, ये अलग बात है। लेकिन हम बात ये करने जा रहे हैं, क्या ये सरकार इस वक्फ को, जैसा इसका विरोध होता अब दिखाई दे रहा है, इसको पास कराने की कोशिश भी करेगी? क्या देश के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर वो शक का बीज डालने में ये नेता, कई उलेमा ये कामयाब हो गए हैं? जो आपने सीएए एनआरसी के टाइम पर शाहीन बाग जैसा हर शहर में बनता देखा था, जो बैरिकेड पर से इट ऑन द बैरिकेड्स, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगे थे, क्या वो माहौल दोबारा बनेगा? और इस बार ये उससे बहुत बड़ा मामला है। ये तो सीधा सीधा जायदाद का मामला है, सीधा सीधा मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान का मामला है, जिससे हर मुसलमान अपने आप को जुड़ा पाता है। और क्या उसको यह समझाने में कुछ लोग कामयाब हो गए हैं कि अब सवाल तुम्हारी मस्जिद का है, तो देख लो तुम्हें क्या करना है। और अगर ऐसा है तो समस्या बहुत बड़ी है। इसीलिए आज ये प्रोग्राम आप बड़े गौर से देखिएगा। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र स्वागत आपका भी। आपको देवेंद्र ही बता देंगे क्योंकि हॉर्सेस माउथ से ही आप सुनिए कि आज हुआ क्या पार्लियामेंट में, दरअसल शॉर्ट में देवेंद्र। और सर ये था कि आज जेपीसी की बैठक थी। बैठक से पहले एजेंडा में ये था कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की जानी है, यानी कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया जाना है उसको लेके। फिर बाद में अपोजिशन के सांसदों का ये कहना था कि हमें तो कल रात में ही बताया गया कि जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन है, उसके साथ चर्चा होगी। और इस बात पे उन्हें एतराज़ था क्योंकि उनको ये कहा गया कि अगली जो बैठक होगी 27 तारीख को होगी और 27 तारीख की बैठक में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी। उस पर उन सांसदों का ये कहना था कि हमारे बहुत सारे अपॉइंटमेंट रहते हैं, अब आज अगर हम आएँ फिर वापस जाएँ अपने अपने क्षेत्र में, फिर 27 को आएँ, फिर 31 से सेशन शुरू हो रहा है तब आएँ, तो ये चीज़ ठीक नहीं, पहले ये कर लेना चाहिए था और क्लॉज बाय क्लॉज जो चर्चा की जानी चाहिए थी उस पर ध्यान देना चाहिए था। जिस बात को लेकर स्पीकर नहीं, जो कमेटी के चेयरमैन थे वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने उन सांसदों को, क्योंकि वो लगातार हंगामा करने लगे, वो कार्रवाई बाधित कर रहे थे, तो उस बैठक से उन्हें निलंबित कर दिया गया। कमेटी से निलंबित नहीं किया गया है। और अब यह है कि 27 तारीख को फिर से अगली बैठक तय की गई है और इधर स्पीकर से इन लोगों ने मिलने का टाइम भी ले रखा था कमेटी ने। ठीक है, मतलब ये कि स्पीकर को उन्हें रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे देनी थी कि हाँ ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसे देख के लगता नहीं कि रिपोर्ट अभी इतनी जल्दी आने जा रही है। वैसे कब देनी है रिपोर्ट स्पीकर को? इस अगले सेशन में देना है, लेकिन ये 27 से 28 को ही चेयरमैन ये चाह रहे थे कि अपनी कमेटी की रिपोर्ट बना के स्पीकर से उन्होंने ऑलरेडी मिलने का टाइम भी दे रखा था, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन आ गया। हालांकि आज की बैठक में सौरभ जो सबसे खास चीज रही वो ये, जिसके बारे में हर देशवासी को ये गर्व होना चाहिए और भारत की सरकार की जो कश्मीर नीति है उस पर कैसे मुहर लगी कि मीरवाइज जो कि जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन में थे, अलगाववादी नेता मीरवाइज, उन्होंने भारत के संविधान का हवाला देते हुए इस बिल का विरोध किया, लेकिन संविधान दिया, हवाला दिया भारत के संविधान का। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार अलगाववाद में विश्वास करता हो, वही नीति चलाता हो, उसी को पोषित करता रहा हो, वो आज भारत की पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के सामने आके बैठा और भारत के संविधान का हवाला देते हुए ये बताया कि हाँ इस बिल का मैं विरोध ये तो बदलाव हुआ है, बात सही है। अब आप कहेंगे भाई ये तो छोटी सी बात लग रही है, इसमें फिर हंगामा। सर ये लोग जो बाहर निकल के बोले, कुछ जाने से पहले अंदर और कुछ जो बाहर निकल करके बोले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, जैसे इसमें ओवैसी भी थे, जावेद खान हैं किशनगंज के एमपी कांग्रेस के, ना सर जावेद खान, ये हैं इमरान मसूद हैं और मीरवाइज। तो मैं पहले आपके लिए मीरवाइज की ही बात कर देता हूं। आज इन्होंने मीटिंग में जाने से पहले कहा, जम्मू कश्मीर का हवाला देते हुए, कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये बिल पास होगा तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा ना। इन्होंने कहा कि सीधे सीधे मुसलमान से जुड़ा मामला है, सोशल और मजहबी इसका इंपैक्ट होगा, इसलिए कोई जल्दबाजी में फैसला ना किया जाए। अब देखिए आप, मुसलमान के अंदर यह एहसास पैदा हो गया है कि उसे डिसएम्पावर किया जा रहा है। बड़ा
मुसलमान की ताकत छीनी जा रही है। बहुत सी प्रॉपर्टी, मस्जिद, कब्रिस्तान, बहुत से लोग, बहुत सी चीजें इससे सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। बहुत टेंशन भरा माहौल है। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचे। तो सीधा सीधा उनका इशारा किस हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। एक कम्युनिटी, दीनी मामला है, एक कम्युनिटी आइसोलेटेड फील ना करे, एक ये बात। दूसरा, ये बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये सरकार और बीजेपी लोगों के अंदर, हिंदुओं के अंदर सीधे सीधे ये शक पैदा कर रही है या ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जहां हमने नमाज भी पढ़ ली वो चीज वक्त की हो गई। जैसे योगी जी ने कहा ना कि ये तो माफिया है, वक्फ बोर्ड नहीं है, माफिया बोर्ड है, और लैंड माफिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इससे हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा की जा रही है। अब मैं वही बात जो हमने पहले भी की है सर, कितनी दूर ज्यादा दिख रहा है आपको ये मामला? नहीं, पहली बात तो ये स्पष्ट दर्शकों को होनी चाहिए कि ये मस्जिद, मज़ार या कब्रिस्तान का मामला नहीं है। ये सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का मामला है, बहुत सीधा सा। इसके अलावा जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, सबसे ताज़ा रिपोर्ट है, जिसके आधार पर योगी जी का वो बयान आया। उत्तर प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर ज़मीन वक्फ की है, ये वक्फ का दावा है। उसमें से 11,000 हेक्टेयर ज़मीन सरकारी है, 78%। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। तो जो 1954 से सिलसिला शुरू हुआ कि वक्फ बोर्ड जिसे चाहे उसे अपनी ज़मीन बता सकता है, अपना जो है उस पर दावा पेश कर सकता है, और लगातार जो संशोधन हुए हैं, और आखिरी संशोधन जो है इसमें 2013 में हुआ था, उसमें एक तरह से फ्री हैंड दे दिया गया था कि वक्फ जिसको डिक्लेयर कर दे कि ये हमारी ज़मीन है वो उसकी हो जाएगी जी। तो ये किसी को डिसएम्पावर करने की कोशिश नहीं है, बल्कि जिनको ओवर एम्पावर कर दिया गया था उनको संविधान और कानून की नजर में बराबरी पर लाने। वो कौन लोग हैं? वो ये मीरवाइज और ओवैसी आप इनकी? नहीं, वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं। जो भी वक्फ बोर्ड चलाने वाले हैं, जिस तरह से चला रहे हैं, आखिर ये कानून बना क्यों? इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार है, सरकार की जमीन है, सरकार किसी को दे सकती है। अगर उसका वाजिब कारण है तो अदालत में चुनौती भी दी जाएगी तो भी कुछ नहीं होने वाला। चुनौती भी दी जाएगी तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह का अधिकार क्या किसी और धर्म मजहब के किसी संगठन को दिया गया है? केवल एक मजहब के संगठन को इस तरह का अधिकार क्यों दिया जाएगा? जो इस्लाम के आने से पहले की संपत्ति है उस पर भी दावा कर सके। ठीक है, मैं तो इम्पैक्ट पूछ रहा हूं आपसे। अब ओवैसी ये कह रहे हैं, कल ही बोला है ओखला में आकर के ओवैसी इलेक्शन लड़ रहे हैं यहां पर, मैं मोदी से कह रहा हूं अगर वक्फ का कानून बनेगा तो पूरे भारत में विद्रोह होगा। तो याद कीजिए 5 अगस्त 2019 और उससे पहले का 370 को हाथ लगाया तो तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। और आपने जो सीए की याद दिलाई कि उस समय जो हुआ था, तब से गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। तब से जो इस तरह का एजेंडा चलाते थे, नैरेटिव चलाते थे, जिनको बाहर से तमाम संगठनों की फंडिंग मिलती थी, समर्थन मिलता था, इंटेलेक्चुअल जो है कवर फायर मिलता था, वो सब जो भी तंत्र था धीरे धीरे डिसमेंटल हो रहा है या कमजोर हो रहा है। तो वो सीए का समय और आज का समय दोनों में बहुत अंतर आ गया है, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ हो रहा है वाइडर कंसल्टेशन के बाद जब ये बिल पेश हुआ तो जो आप कह रहे हैं उस तरह की नाराजगी थी। जैसे ही जेपीसी को सरकार ने भेजा, दूसरे पक्ष को लगा कि हमारी जीत हो गई, अब सरकार ने टाल दिया। बयान लेके आया हूं सर, ये जितने 10 लोग सस्पेंड हुए विपक्ष वाले, इन्हीं में से किसी एक ने बोला, मेरे पास बहुत सारे कागज हैं इसलिए एग्जैक्ट नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, बोला कि भाई ऐसे लोगों को जेपीसी में बुला रहे हो जिनका वक्फ से लेना देना नहीं, जो इररिलेवेंट लोग हैं, जो नुमाइंदगी नहीं करते मुसलमानों की, वो उनको वक्फ की कंसल्टेशन के लिए बुला रहे हैं। बट सर जो हकीकत बात और ये हकीकत ना भी हो तो माहौल ये बनाया जा रहा है। बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। आपको याद होगा 3 तलाक, जब 3 तलाक का बिल आया तब भी यही कहा जा रहा था, हटा के देखो, ऐसा हो जाएगा।
सेम 370 के बारे में कहा गया, सेम सीए के बारे में कहा गया। सीए के बारे में शाहीन बाग में कहा गया कि सीए लागू होगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सीए तो अब लागू हो चुका है। क्या देश के किसी एक मुसलमान को फर्क पड़ा? नहीं सर, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, लेकिन शाहीन बाग सरकार ने, पुलिस ने नहीं हटाया था। कोविड लग गया था इसलिए शाहीन बाग। इमेजिन कीजिए, मैं वहीं पर आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। मैं देश भर में वो माहौल दोबारा बनाया जाएगा ना? मैं फॉल्स नैरेटिव की बात कर रहा हूं और माफ कीजिएगा, हाँ। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ये माहौल बनाने की कोशिश होगी, लेकिन मुसलमानों में भी एक बड़ा तबका ये है जिसको शुरुआत से सरकार ने मोबिलाइज करके बहुत पेपर वर्क किया है, जो बड़ा समाज ये चाहता है कि इसके अंदर रिफॉर्म्स हो, और सरकार के पास इससे जुड़ी बड़ी बड़ी पिटिशंस है। लेकिन मैं भी फिर भी बोल रहा हूं कि नैरेटिव के तौर पर आम मुसलमान मिले जो सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को? मुझे ऐसे कई मुसलमान संगठनों से मैंने बात करी है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। और एक सामूहिक आंदोलन की तैयारी महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी हो रही थी। अब दिल्ली का चुनाव आ गया है, रिपोर्ट पेश होकर यह कहा जाएगा कि वक्त का बिल आ गया। ये सवाल भी उठा था कि मानसून सत्र के शीतकालीन सत्र में बजट ये बिल क्यों नहीं पेश हुआ। तो मेरे ख्याल से सरकार भी अब आप इमरान मसूद का एक स्टेटमेंट सर, मतलब ये पता माहौल कैसे बनाया जाएगा ये बता रहा है कि हमारे बुजुर्ग जिस कब्रिस्तान में दफन हैं, अब उसको तुम हमारा कब्रिस्तान, हमारी संपत्ति नहीं मानोगे। सदियों से हम जहां नमाज पढ़ रहे हैं, अब तुम उसको मस्जिद नहीं मानोगे। ये चल रहा है सर बार, और कब से, जब से ये बिल की चर्चा शुरू हुई है तब से ये जलसों में बताया जा रहा है। तो भाई, कभी आपने सुना किसी हिंदू ने कहा कि सदियों से हमारा जो मंदिर था वो वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? ये तो अदालत से सब, जब अदालत में मामला गया है, जो जिसका बार बार उदाहरण दिया जाता है तमिलनाडु के गांव का, वो तो जब वो व्यक्ति अपनी जमीन गिरवी रखने गया कर्ज लेने के लिए, तब उसको पता चला कि उसकी जमीन और पूरा गांव ही वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और वो मंदिर, जो वहां मंदिर है, वो 1300 साल से ज्यादा पुराना है। तो देखिए, माहौल तो बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये कानून लाया ही गया था जिस बात के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए। अब इस कानून में संशोधन का मतलब है कि वो प्रिविलेज खत्म होने जा रहा है, तो वो तुष्टीकरण जिनका किया था वो कब तक साथ देंगे? तो चिंता वोट की है, मुसलमान की नहीं है, मस्जिद की, कब्रिस्तान की नहीं है। वोट किसको डर लग रहा है कि जा रहा है, उसकी ओर से ये बातें हो रही है। 370 को लेकर भी यही था, और 3 तलाक को लेकर। चलिए पहले पॉलिटिकल विरोध की बात कर लेते हैं देवेंद्र। पहले तो क्या सरकार, अब क्योंकि लोग सोच रहे थे कि पिछले सेशन में शायद सरकार बढ़ेगी इस पर आगे, तब टाइम बढ़ा दिया गया जेपीसी का, इस सत्र में क्या सरकार इस पर आगे बढ़ेगी? और अभी जैसे देखें सौरभ, सबसे पहली बात तो कि इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन सेंस की इस कानून को में संशोधन को की जो प्रक्रिया है वो गृहमंत्री अमित शाह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और गृहमंत्री अमित शाह जब किसी चीज़ को करते हैं तो आप किस क्लिनिकल इफिशियंसी के साथ करते हैं आप वो समझ सकते हैं। इसमें समय इस लिहाज से लग रहा है, और सरकार में ये अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत आनन फानन में इसको नहीं करना है, और ये मैसेज नहीं दे देना है कि बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ कर दी गई, जैसे जेपीसी बनाना, फिर जेपीसी को इतना टाइम देना, फिर उसमें एक्सटेंशन दे देना इस सत्र के लिए भी। इसमें 2 वजह है। पहली बात तो ये, जैसा कि आपने बताया कि अगर सीए जैसा माहौल हो जाए तो अपने आप में एक बहुत ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो जो लोग पैसे वाले हैं वो तो बहुत आसानी से ना, जो मुस्लिम वैसे कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर उसमें नहीं है तो उनको भड़का के इसी तरह की बात की, आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन ली जाएगी, इसके चलते सड़क पे लेके आ जाए। भाई वो 1 करोड़ मेल करवाई ली है ना, कैसे? बिल्कुल, जो जेपीसी को आए। हाँ, तो सरकार वो नहीं चाहती कि उस तरह की चीज़ों। दूसरी चीज़ कि एलाइज का भी ध्यान रखना बीजेपी के लिहाज से देखें तो मजबूरी है। एलाइज में अगर अगले इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं, जेडीयू बिल्कुल ये नहीं चाह रही है कि उस हिसाब से कोई कटुता वाली बात हो, क्योंकि जेडीयू को ऐसा लगता है कि मुसलमानों के एक सेक्शन का वोट उन्हें मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, इस विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। ऐसे में इसमें बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो यात्रा चलाई, और उस यात्रा के कई फेजेज होने थे, 4 दिन में ही यात्रा खत्म हुई, दूसरा फेज शुरू नहीं हुआ, उसमें पीछे कहीं ना कहीं जेडीयू का भी दबाव था। ठीक है कि जेडीयू ये नहीं चाह रही है कि माहौल को आरजेडी के पक्ष में आप कुछ ऐसा कर दें। आपने कहा ना जेडीयू नहीं चाहेगी ना कि ये थोड़ा कटुता वाले ढंग से हो, कड़वे माहौल में काम किया जाए। अब मेरा कहना यह है कि बिना कटुता के ये बिल पास हो सकता है क्या?
आप एमिकेबली आप करा ही नहीं सकते, कभी नहीं हो। कटुता 100 तो साल होनी ही समझ है। नहीं, 100 साल कटुता का समय पॉलिटिकल दीजिए पार्टीज में नहीं, कटुता वैसी स्थिति में आ जाएगी सड़क में उस तरह की मैं तो चीजें वही होने कह रहा हूं लगे। मैं। सड़क पर उतरना ही है। तो बिहार इलेक्शन और के कोई बाद ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है, सड़क पे बिहार उतरने के सिवा इलेक्शन के कोई बाद वो ऑप्शन लेके नहीं है। जाएंगे, बिहार आपको इलेक्शन में कन्फ्रंट से पहले करना ही है। तो फिर बिहार के बाद जाएगा, टलेगा, उस कंडीशन में फिर कोई और वैसी चुनाव आ इंडस्ट्री में जाएगा। तो। नहीं, वो तो चुनाव आता ही रहेगा। हाँ। फिर उसके बाद जो है जनगणना शुरू हो जाएगी, फिर डिलिमिटेशन शुरू हो जाएगा कि समय मत कीजिए। तो ये तो कभी समय तो आप तय कर ही नहीं सकते मुसलमानों के कि इस समय करेंगे तो कुछ मुसलमानों नहीं के होगा। विरोध तो होना ही है इसमें। विरोध तो होना ही है, लेकिन जो दीपक ने एक बात कही बिल्कुल सही बात है। देखिए, मुसलमानों का एक सेक्शन है जिसको वक्फ बोर्ड जिस तरह से चल रहा है उससे बड़ी शिकायत है कि हमको मिला क्या। उसके सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है एक प्रमाण के रूप में कि कुछ लोगों का कॉकस है जिसका कब्जा है इस पर, वो अमीर हो रहे हैं, वो लखपति, करोड़पति, अरबपति हो रहे हैं और आम मुसलमान को इससे कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसका वक्फ बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, उसको वो ले जा रहे हैं अपने मजहब पर। तो उसके नाम पर उनको मालूम है कि वक्फ बोर्ड पर अगर तार्किक बात करेंगे, तथ्य की बात करेंगे तो उनकी बात जो है वो उल्टी पड़ जाएगी उनको। तो इसलिए सीधे मजहब पर इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कि हमारे पुरखों का कब्रिस्तान जो था उसको छीन लेंगे, हमारी मस्जिद जहां हम जो है नमाज पढ़ते थे सदियों से उसको छीन लेंगे। देखिए, ये सब कहने ये सीए को लेकर भी हुआ, आखिर आपको कन्फ्रंट करना पड़ा। ठीक है, मुश्किल हुई, लेकिन सीए तो लागू हो गया ना, उसको रोक तो नहीं पाए, 370 को रोक नहीं पाए। नहीं, सीए के साथ एनआरसी होना था सर, वो नहीं हो पाया ना। नहीं, उसी समय डिहाइफनेट कर दिया था उसको, कहा जरूर वो कदम भी पीछे, एक दबाव बयान में, था कि वो भी लागू दबाव में, करेंगे। डिहाइफनेट दबाव में करना पड़ा ना। वो आप कह सकते हैं, उसका दोनों है कि भाई पहले एक कदम आगे बढ़ जाओ फिर दूसरा कदम बढ़ाओ। ये स्ट्रेटजी का भी पार्ट हो सकता है, ये दबाव का भी असर हो सकता है, दोनों तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। तो ये तो अगर सरकार को ऐसा तो नहीं कि हमको आपको मालूम है कि ऐसा हो सकता है और सरकार को पता ही ना हो। सरकार भी पहले दिन से, जिस दिन लाने का ये विधेयक मन बनाया होगा, उससे पहले से ही पता होगा कि क्या क्या हो सकता है, जाहिर है, बिल्कुल। और कौन साथ दे सकता है, कौन विरोध कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि जेडीयू और टीडीपी से खास तौर से बात किए बिना, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये बिल आया हो। नहीं, कॉन्फिडेंस तो था ही। ललन सिंह ने तो रंजन ने तो कमेटी समर्थन में भाषण दिया था। ललन सिंह ने हाँ, कैबिनेट में, हाँ, राजीव वही ललन उसमें सिंह तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कैबिनेट की बात माहौल मत आपके कीजिए। कैसा चल रहा वो सुखबीर बादल ने भी जो है, लेकिन जब ललन सिंह चुप रह सकते थे। किसान बिल आया था, ललन से पार्लियामेंट हाउस में बोले, वो हाउस में बोले, हाउस में बोले। चुप भी रह सकते इसलिए जो है और विरोध होगा, ये जो है ललन सिंह को इलेक्शन भी तो लड़ना है। जेडीयू नहीं, जेडीयू और टीडीपी को भी पता है कि इसका विरोध होगा, किस तरह का विरोध होगा और किस हद तक जा सकता है ये विरोध। तो मुझे लगता है सरकार ने टीडीपी का सांसद तो उनके अधिवेशन में दिल्ली में गए हुए थे, जमीयत उलेमा हिंद के इसके विरोध में जो आया था, वहां बोले कि मैं मान ही नहीं सकता कि हमारा नेता इसका समर्थन कर देगा, कभी नहीं करेगा चंद्रबाबू नायडू। नहीं तो वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनको वोट कहां से मिलेगा मुसलमानों का। तो ये तो उनका पॉलिटिकल कंपल्शन है। बहुत से लोग जो है वो केवल प्लेइंग टू द गैलरी जिसको कहते हैं उसके लिए बोलते हैं। सर मैं आपको बताऊं, जब वोट देने का व्हिप जारी होगा तब वो खिलाफ वोट देंगे कि समर्थन में। ये तो ये तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर है ना सर। हाँ, तो चंद्रबाबू नायडू की रजामंदी के बिना नहीं आया है ये बिल। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने कोई इसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग ना बनाई हो, उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस ना हुआ हो, टॉप के लीडर्स में आपस में कंसल्टेशन ना हुआ हो, उसके बिना ये बिल आया हो। मुझे तो नहीं लगता, संभव ही नहीं है। और ये भी उसका एक पार्ट रहा होगा कि ये जेपीसी के अंदर जाएगा, इसको एक्सटेंशन दिया जाएगा, जितना वक्त दिया जाना है वो दिया जाएगा। अब ठीक है, मैं देवेंद्र की बात को सही मानता हूं कि जेडीयू चाहेगी कटुता के बीच ये ना आए, लेकिन बिहार के बाद किसका चुनाव? लेकिन क्या बीजेपी चाहेगी कटुता के बीच आए? नहीं, बीजेपी भी बिल्कुल नहीं चाहेगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो माहौल तो खड़ा करना दिया जाएगा। कई बार बीजेपी ऐसा चाह लेती है कि नहीं, कई बार उसी का फायदा मिलता है। नहीं, सीए पे जो इससे ईमानदार विश्लेषण मिलेगा बीजेपी का नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ।
शाहीन बाग में जो हुआ उससे बीजेपी का नुकसान हुआ, दिल्ली के कोई इलेक्शन फायदा में तो हुआ। नहीं हुआ था कम से कम। बिल्कुल नहीं कई हुआ। बार ऐसा होता है कि फायदा नहीं, इच्छा नुकसान होती है हुआ। कि विरोध सर, करें वोट आप। बढ़ गया था। भाई अरे अच्छा क्या आपने बोल दिया ये नहीं बात? नहीं, हिंदू और नाराज हो गए थे कि इतने दिन से शाहीन बाग ये खाली नहीं करा पाए। वोट तो बढ़ गया था, 34 से 38% आ गया। वो अलग कारणों से, वो इसलिए नहीं कि ये ला रहे थे इसलिए बढ़ गया था। क्या हाल हुआ पश्चिम बंगाल में? वहां वोट मिलना था, उसका क्या हुआ? क्या क्या हुआ? हाँ। भाई सबसे बड़ा टारगेट तो पश्चिम बंगाल ही था। सर उस आम समय। लोगों को बताऊं, चर्चा ये है दोनों पक्षों से, मतलब मुसलमानों को ये लगता है कि हमने अपने विरोध से मोदी सरकार को एक बार दबा लिया। मिसेस ने कहा अच्छी वाली छुरी अमेजोन से ऑर्डर कर दो, पर छुरी बिल्कुल सिर्फ मोबाइल ही नहीं, अमेजोन से बिना संकोच सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिले डिटेल डिस्क्रिप्शंस और हजारों वेरीफाइड रिव्यूज। संकोच को मुस्कान में बदलना हम जानते हैं, तभी तो है अमेजोन हर मुस्कान की अपनी दुकान। क्या बिकने लगा रखा? अरे इन सबको छोड़िए, पता है सबसे बड़ा बी कौन है? सबसे बड़ा बी है न्यूरोबियन का विटामिन बी। साधारण टैबलेट्स के मुकाबले न्यूरोबियन की लाल पत्ती में है 3 गुना तक विटामिन बी की शक्ति, जो थकान और झंझनाहट से राहत दिलाए। क्यों, समझ गए ना? सबसे बड़ा बी है न्यूरोबियन का विटामिन बी। सीएए के टाइम पर उसको मुसलमान विरोध कहते हैं, दूसरा पक्ष जो है उसको ब्लैकमेल कहता है कि एक बार फिर ये ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए। पर यही हम तो- सड़क पर आ जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही तो आज तक चलता आया है ना, जिन्ना के बाद से जो भारत की राजनीति रही है वो इसी आधार पर रही है कि इनकी जो सो कॉल्ड मजहबी दादागिरी है और जो इनका पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है कि हमारी बात मानोगे, हमने जो कहा वही सही, उसके हिसाब से चलोगे, आप हिंदुओं को हाशिए पे रखोगे या मेजॉरिटी को हाशिए पे रखोगे, माइनॉरिटी को वाह वाह करोगे, उसी हिसाब से भारत की राजनीति आज तक चलती रही है। उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। पहले जनसंघ को कोई बेस नहीं मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी उसी का विरोध करके तो यहाँ तक पहुंची है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी चिंता है। देखिए आप एक बात ये तो देखिए, उसी में तो कह रहा हूं, पहला राउंड तो फिर उन्हीं को चला गया ना। पहला राउंड उनको गया होगा, लेकिन किसी तरह आपने, ठीक है, कुछ चीजें हो जाती हैं समय के हिसाब से। जैसे आपने सीएए के वक्त देखा, शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग का दबाव पड़ा, शाहीन बाग का इतना दबाव था। मैं मानता हूं कि भले से जीत ना पाई हो भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त एक अलग कारण था, लेकिन पूरे देश का माहौल आप शाहीन बाग के अंदर क्या बना था ये देखिए। जब ये फिर से बनने लग जाएगा तो देखिए इस माहौल को देखा ना। आपको याद है वो रैली जो निकली थी औरंगाबाद से लेके मुंबई तक, ट्रैफिक जाम हो, AIMIM वाली, लेकिन क्या हालत हुआ इलेक्शन के अंदर। तो आपको यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी को भी मेजॉरिटी का वोट चाहिए, और उस वोट में कहीं ना कहीं कसर रह गई थी, कहीं ना कहीं कसक रह गई थी 2024 के अंदर। इसी के लिए जो है आपको 24 नहीं, जब ये बिल पेश हुआ तब सोशल मीडिया देखिए उस समय हाँ। का, डर गए, भाग गए, नहीं लाएंगे, ये जो है जुमला था, इस तरह के कमेंट जो है आ रहे थे। और उसके अलावा देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको युद्ध जीतना है बड़ा, तो छोटी लड़ाइयां कई हार सकते हैं आप, उसकी परवाह करेंगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो ये छोटी लड़ाइयां हैं, ये भी, इसमें हार जीत होती रह सकती है। ये वाली भी नहीं, ये वाली नहीं, ये जो सड़क पर उतर आएंगे, विरोध करेंगे, माहौल खराब कर देंगे, इसके बारे में कह रहा हूं। तो आपका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर इस सरकार को ये टालना होता, हमको लगता है फिर से कंसल्टेशन हुआ होगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से। अगर ये लगता है कि नहीं अभी समय नहीं है, तो एक एक्सटेंशन और मिल जाता जेपीसी को। फिर अभी 2 दिन पहले ही तो जेपीसी चेयरमैन का इंटरव्यू छपा इंडियन एक्सप्रेस में कि हमारी रिपोर्ट तो लगभग तैयार है, हम जो है सर्कुलेट करने वाले हैं। उसी को तो वो टालना चाह रहे हैं वो ना। सिर्फ कहने की बात है, कोई रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, वो भी माहौल बनाते हैं ये बात कहने के लिए। हालांकि टाइम मांगा था उन्होंने, लेकिन जब तक 22 जनवरी की डेट सारे सदस्यों को दी गई थी कि जिसको जिस क्लॉज पर जो एतराज है, जो समर्थन है, वो लिखित रूप में दे सकते हैं। नहीं तो 22 के आप 25 की बैठक में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, हमको भी पता है कि जेपीसी एक औपचारिकता है। जेपीसी के दांत तो होते नहीं है, जेपीसी कुछ कर तो सकते नहीं। मैक्सिमम ये 10 सांसद क्या कर सकते हैं, या जो विपक्ष के साथ मेजोरिटी वहां पे सत्ता पक्ष की है, सत्ता पक्ष की मेजोरिटी से जेपीसी की रिपोर्ट टेबल हो जाएगी, मैसेजिंग वो बिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये सिर्फ मैसेज देने के लिए है। 21 जो है वो सत्ताधारी तो आपकी बात ठीक है, रिपोर्ट जो आनी है वो सबको मालूम है। रिपोर्ट तो रिपोर्ट जो आनी है सबको मालूम है। जिनको विरोध करना है, ये भी जेपीसी बनने के दिन से पता है कि कौन कौन विरोध में होगा।
और ये भी पार्टियां लोगों भी, मेंबर भी। और ये भी लोगों को पता है कि जो बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं, चाहे वो हैदराबाद में हुई हो, चाहे वो बैंगलोर में हुई हो, चाहे वो औरंगाबाद में हुई हो, चाहे वो दिल्ली में हुई हो, चाहे वो पटना में हुई हो, उसमें किसने क्या बोला है और किसका क्या स्टैंड है। और देखिए, बैकडोर चैनल की निगोशिएशन तो सरकार में हमेशा चलती है। आप ये मत मानिए कि ये निगोशिएशन नहीं चलती हैं। सरकार भी इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है कि आगे उसको कैसे बढ़ा जाए। देखिए 2019 का माहौल कैसा था, लोग पचा नहीं पा रहे थे मोदी फिर जीत के आ गए, और उसमें 370 आ गया, 370 के बाद सीए आ गया, दो ऐसे बड़े बड़े झटके आ गए। 370 था एक, लेकिन एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, नेशनल इंटीग्रेशन का मामला था, और एक रीजन स्पेसिफिक मामला था। ये वैसा नहीं है, ये वैसा है सर। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये नेशनल डेवलपमेंट, लेकिन वो एक रीजन से जुड़ा था, एक रीजन पे उसका असर था। ये इसका असर पूरे देश पर होगा सर। और दूसरा जो ट्रिपल तलाक कहा जाता है, एक रीजन से भले एक आंख की शर्म, ये विरोध करने वाले भी एक आंख की शर्म रखते हैं, या कुछ कह लीजिए उसको, कि सुप्रीम कोर्ट का है। सौरभ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सुप्रीम कोर्ट की पहली डिबेट जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, मैंने करी थी। क्या क्या बोल के गए थे तमाम लोग, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। किस किस तरह से धमकियां दी गई थी 3 तलाक के मामले में, वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये 3 तलाक, उसके बाद 370, उसके बाद सीएए, एनआरसी, एक के बाद एक। 2000 कह रहे हैं सब गीदड़ भपके, कुछ नहीं होना। मेरे ख्याल से देखिए, जब कानून एक बार लागू हो जाता है ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जब कानून एक बार लागू हो जाता है और वाकई कोई जब उसको इंप्लीमेंट कराने की ताकत रखता है और उससे जमीन पर परिवर्तन दिखाई देता है, उसका अंतर पड़ता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन उनमें भी एक बड़ा सेक्शन है कि जो 85% पसमंदा है। ये पसमंदा समाज के 90% जो डेलीगेट, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो वक्फ को और अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री को लिखकर दे चुके हैं कि वक्फ के मामले में सुधार करने की बहुत जरूरत है। आप मुझे बताइए, आप 22वीं सदी के अंदर हैं और 2025 के साल में हम खड़े हुए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है 1947 से लेकर आज तक। क्यों? आप मंदिर के जो बोर्ड्स बनाते हैं उसमें दूसरे धर्म के लोग भी जुड़ जाते हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ बोर्ड्स और बाकी चीजें बनती हैं उसके मेंटेनेंस और गवर्नेंस और बाकी चीजों को लेकर, लेकिन वक्फ में दूसरे समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा क्यों? आप ये बस नहीं हो सकता, हमने कह रखा है। यही तो मजहबी दादागिरी है भाई। यही तो ये है कि जो मैं कहूंगा वही कानून है। आप बोलो, अब इन तमाम सेक्युलर बोर्ड को जो है अदालत का दर्जा प्राप्त है, वो फैसला करते हैं। उसके ऊपर आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी मनाही थी। ये राजस्थान के मामले में, एक कंपनी की बाउंड्री वॉल के मामले में सुप्रीम कोर्ट गया मामला, वहां चैलेंज यही किया कि सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ, वक्फ बोर्ड के का जो फैसला था उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा पासमानदा वाली आपने बात कही, भाई अगर 90% पासमानदा है, 85%, तो जो मोदी सरकार के विरोध में सीए के टाइम पे मुसलमान बैठा था वही था ना। मुसलमान कितना बैठा था? 15% तो बैठे नहीं थे। बाकी मैं एक सिर्फ शाहीन बाग, बाकी देश में हर जगह उठ गया था। सिर्फ शाहीन बाग। ट्रिपल तलाक पे भी हुआ था सर, कि ट्रिपल तलाक आएगा तो मुस्लिम औरतें जो है मोदी को वोट करने लगे। कितना नहीं, दोनों में फर्क समझिए। वोट नहीं करने लगी, मैं तो नहीं मानता हूं कि कभी मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा, तो इसलिए ये गलतफहमी तो बीजेपी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो उस तरह से खड़ा होगा जैसे ओवैसी खड़े हैं या इमरान मसूद खड़े होंगे, इसमें जरूर शक है कि उसको दिखाई देता है कि इनका एजेंडा क्या है। जब इस्लाम की बात आएगी तो वो खड़ा हो जाएगा उनके साथ। यस, वही। लेकिन वो कितनी दूर तक जाएगा, सवाल इसका है। और ये इसका प्रमाण जो है 370 है, 3 तलाक है, और उसके अलावा जो है ये अभी जो मतलब सीए लागू हुआ और अब ये बिल आने जा रहा है। तो मुसलमानों में भी ये एहसास है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे, रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि मोदी सत्ता में ना आने पाए, फिर दूसरी बार ना आने पाए, फिर तीसरी बार ना आने पाए। एक मौलाना आए थे ना, बोल के गए कि सारी ताकत लगा दी हमने, नहीं रोक पाए। आपके फ्रेंड। तो अब उनकी बात सुनिए, उससे समझिए कि अगर आप दुश्मन को हरा नहीं सकते तो दुश्मन से मिल जाइए। तो अब पुल बनाने लगे हैं। कहां पुल बना रहे हैं, किसके बीच बना रहे हैं, भगवान जाने। पुल तो इन्होंने भी खूब बनाए थे,
पासवान नाव के बीच जाने की तो बीजेपी की कोशिश थी ना। लेकिन सौरभ ये होना ही चाहिए, नहीं, मतलब ऐसा तो होना हो सकता ही है चाहिए। नहीं वो कोशिश लेकिन वो मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए। इस नहीं, तरह नहीं, की लेकिन आप कोशिश होती दो है चीज केवल देखें। विक्टिम कार्ड न खेल पाए इसके लिए। कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होगी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होगी भी कि आप ऐसी मैसेजिंग ना करें, आप ये ना करें कि किसी को एलियनेटेड करें। दूसरी चीज कि वो एलियनेटेड फील ना हो, ये शासन की ये भी जिम्मेदारी रहती है। अगर इतनी बड़ी आबादी में अगर किसी भी मसले को लेकर कोई भ्रम फैले तो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो सरकार वो कोशिश करती मैं है। पहले तो कुछ हद तक इस बात को मानता था कि शायद बीजेपी की ये कोशिश है दिल से कि भाई मुसलमान भी हमारे लिए वोट करे। लेकिन अब जब नीतीश राणे जिस दिन मंत्री बन गया ना सर, मेरी तो गलतफहमी दूर हो गई। मस्जिद में घुस करके मारेंगे वाले जो नीतीश राणे हैं, मैं मंत्री है ना आपके महाराष्ट्र के, और अभी क्या बोले वो सैफ अली खान के नहीं, मामले लेकिन में? फिर उसमें आपने देखा होगा बांग्लादेशी लेने आया था उन्होंने इनको। बोला, प्रदेश अध्यक्ष ने उस बात को खारिज किया, डिप्टी सीएम ने उस बात को खारिज किया। सर तो ये भी रिवॉर्ड समझिए। कर रहे हो आप इसको? नहीं, लेकिन सौरभ आप एक बात समझिए कि आपको ना हर तरह के लोग अपने मंडली के अंदर रखने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ये करती है। और मैं हर आपको पार्टी बता करती है। दूं, हर पार्टी करती है पॉलिटिकल। अब भाई इमरान प्रतापगढ़ी वो कांग्रेस के MP, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है बिल्कुल। कि वो कांग्रेस के एक यंग MP बन जाए? क्योंकि वो यंग मुसलमान लोगों के अंदर पॉपुलर हैं, क्योंकि वो सर्टेन आइडियोलॉजी और सर्टेन विचारधारा की बातें करते हैं। इसीलिए उनको सांसद का इतना बड़ा उपहार दिया गया, इतना बड़ा पद दिया गया, और अब वही उनकी स्टार कैंपेनर है, क्योंकि वो अच्छा बोल भी लेते हैं, कवि हैं, शायर है ना। तो इस तरह के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी रखती है। और आप पढ़ लीजिए ना, नीतीश राणे ने क्या क्या कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या क्या कहा, इसका भी काउंटर कर लीजिए। और दूसरा आप ये भी समझिए, शरारत आ रही थी, छोड़िए। नहीं शरारत करिए आप, मुझे बड़ा मजा आता है आपकी शरारत में। इमरान मसूद कवि तो इमरान मसूद ने क्या क्या तो बोला? चाहे तो कभी रख ले। नीतीश राणे ने उससे ज्यादा तो नहीं बोला जो इमरान मसूद ने बोला। नहीं, दावेदारी बहुत है कवियों में, मैं तो लंबी कहा लाइन कि है, जब कवि है, लंबी चाहे लाइन तो। है, लंबी लाइन है सारा। एक चीज तो सौरभ एकदम से क्लियर है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी लाइन हो ही नहीं सकती, है भी नहीं, दूर दूर तक। अब तो वो कभी भी उस लाइन पे चले गए तब भी। नहीं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि 2004 के एक्सपेरिमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी, और जितना मैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी रणनीति को समझता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और जब उन्होंने मुसलमानों को रीच आउट करने की बात बीजेपी के एक कन्वोकेशन के अंदर कही थी, तो उन्होंने कहा था कि इसलिए मत करिए कि आपको वो वोट दे देंगे, बिल्कुल। इसलिए करिए कि हाँ जी, इसलिए करिए क्योंकि आपको उनके पास जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो बयान उनको भी तो समाज सुने सर आपने 24 के इलेक्शन के बाद कि हमने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बीजेपी ऐसी हो गई या बीजेपी सरकार ऐसी हो गई, लेकिन एक ये थिंकिंग भी तो सरकार के अंदर या पार्टी के अंदर आ सकती है ना कि भाई ये कोशिश छोड़ो, ये नहीं होने वाला काम है। क्यों? नहीं, कभी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। किसी भी शासन पार्टी में नहीं आएगी, वर्कर में आएगी। पीएम ने जो बोला था सौरभ, वो दिल्ली का जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें एनडीएमसी सेंटर में, एनडीएमसी सेंटर में, उसमें विस्तार से ये समझाओ, ये कहते हुए कि वोट की बिल्कुल भी वो ना सोचें कि वो आपको वोट देंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि एक एक योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल यही चाहेंगे, बिल्कुल। उनकी किसी योजना में भेदभाव नहीं है, नहीं होगा जिम्मेदारी है। नहीं हो, ये सब मैंने मान लिया, जैसा भी सबने बोला, वर्कर में आएगी ना बात। बिल्कुल आएगी, आ रही है, आई है। देखिए मैं एक बात बताऊं, साउथ एशिया का जो मुसलमान है, अफगानिस्तान, और मतलब उस अफगानिस्तान भी जोड़ लीजिए, बांग्लादेश भी जोड़ लीजिए, पाकिस्तान भी जोड़ लीजिए, और उसमें भारत भी जोड़ लीजिए, ये और कुछ पश्चिमी देशों के जो बहुत हार्ड इस्लामिक लाइन लेकर चलते हैं, लेकिन इस्लामिक देशों में आप दूसरा चले जाइए, वहां पे दूसरी धारा बह रही है। सऊदी अरेबिया दूसरे तरह के इस्लाम को बताना चाहता है, समझाना चाहता है, और उसमें रिफॉर्म ला रहे हैं। इस्लाम में रिफॉर्म लाना चाहते हैं। यूएई के अंदर देखिए, और पाकिस्तान के मौलवियों को और उनको तकरीरें करने की रोक लगी है। तो जो सऊदी अरब में हो सकता है, क्या वो भारत में हो सकता है? भाई वो तो ये आदर्श पहले है उसको पुराने वाला सऊदी अरब बनाना चाहते हैं, फिर वहां से रिफॉर्म करना शुरू ना। तो ये देखो, ये एक फुल सर्कल की प्रक्रिया है, ये फुल सर्कल की प्रक्रिया है। सऊदी फुल अरब सर्कल कहता है की कि ये प्रक्रिया। मुसलमान है ही नहीं है, ये तो कन्वर्टेड हिंदू है। वो ये कहते हैं कि असली मुसलमान नहीं है, ये कन्वर्टेड है। और यही भारतीयों के बारे में भी कहा जाता है, पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है, अफगानिस्तानियों के बारे में भी कहा जाता है, और बांग्लादेशियों के बारे में भी कहा जाता है। वो एक अलग दिक्कत है। लेकिन हाल ही में आपने देखा ना, 2-3 साल पहले अजीत डोभाल के साथ वो जो उनके इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट का जो कमीशन सऊदी अरेबिया ने बनाया, उनका कितना बड़ा इस्लामिक जो लोधी रेड में सेंटर है, उसमें कितना बड़ा
क्या क्या समझाया था उन्होंने नए इस्लाम के बारे में। तो परिस्थितियों का अंतर है। अब समय के साथ यहाँ के मुसलमान चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। या आप उसी एग्रेशन के साथ, उसी मजहबी दादागिरी के साथ जो दुनिया में वो रिफॉर्मिस्ट तबका मिला आपको मुसलमानों में? बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अम्बेडकर साहब कह के गए 1930-1900 उनकी जो पुस्तक है जो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में लिखी है, जिनका उसमें कहना था कि पूरी हिंदू आबादी इधर जानी चाहिए और पूरी मुस्लिम आबादी इधर आनी चाहिए, तभी पार्टीशन सफल होगा। उनका यह कहना कि हिंदुओं में बहुत मुस्लिम समस्या कभी हल नहीं होगी। उन्होंने कहा था हिंदुओं में बहुत कुरीतियां हैं, लेकिन समय समय पर वो अपने समाज के अंदर रिफॉर्म करते हैं, लेकिन मुसलमान लोग रिफॉर्म करने के लिए सामने ही नहीं आते। अभी आप क्यों कह रहे थे? नहीं, वही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर ये आबादी की अदला बदली नहीं हुई तो हिंदू मुस्लिम समस्या भारत में कभी खत्म नहीं होगी। इसका समाधान कानूनी तो नहीं है निश्चित तौर पे। दूसरी चीज, जिस रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं सर, तब तक नहीं हो सकता ना, जो समझ में भी आता है, नेताओं से बातचीत कीजिए कि उस समाज के नेता जो कि लीड करता है सोसाइटी को, उस कम्युनिटी को, वो जब तक रिफॉर्म के रास्ते पे नहीं रहेगा, वो कहाँ से फिर अपनी कम्युनिटी को उस रास्ते पे लेके जाएगा? वो तो लगातार ऑर्थोडॉक्स बात ही करते हैं और ज़्यादा कट्टरता फैलाते हैं। अगर मुस्लिम नेता उस तरह की बात करना शुरू करें कि आपको कैसा रिफॉर्म करना चाहिए, तो फिर वो रिफॉर्म आ सकता है। बीजेपी के नेताओं के कहने से तो होने से रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितनी भी बार भी कह लें कि एक हाथ में आपके कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, वो बात वहाँ नहीं तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। उनके नेताओं में ये ज़रूर है कि वो चीज़ नहीं आ रहा है। जैसे वक्त पे ही, और अब जेपीसी में ज़्यादातर विरोध अगर आप देखें तो ये समझ में नहीं आता कि किस आधार पे आप विरोध कर रहे हो। जैसे मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम डेलीगेशन हो, उनके जो भी आते हैं, चाहे सांसद ही हो, कम से कम तार्किक आधार पे बात तो करो जिससे ये समझ में आए कि हाँ इसमें जेन्युइन चीज़। सीधे एक चीज़ समझ में आती है कि आपने एक स्टैंड बना लिया है कि हमको विरोध करना है। नहीं, सीए का विरोध किस तर्क पे कर रहे थे? बिल्कुल, जो एजेंडा चलाया कि मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, इस सब का कोई आधार था क्या? सर उसमें एक बात और भी तो है, उसमें जितने मुसलमान थे उसमें उतने हिंदू भी थे विरोध करने वाले। देखिए, किसने कहा था कि भाई मुझे कोर्ट है किसी का है कि मतलब हिंदुओं का विरोधी केवल दूसरा मजहब का हो, समस्या मुसलमानों से ज्यादा ये अपने को सेकुलर करने वाले हिंदू हैं, लेफ्ट लिबरल की है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। वो अगर छोड़ना भी चाहे वो रास्ता, तो ये छोड़ने नहीं देते। इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनकी किनकी सर? ये तमाम लिबरल जो है, इकोसिस्टम जो है पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। मतलब नाम तो कुछ लीजिए, दो चार, बहुत सब नाम सार्वजनिक तो मेन स्ट्रीम की पार्टी कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी हो गई है। जो पार्टी किसका नाम लेंगे? जो पार्टी ये कहे, जो दो पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस सब खुल के वहां है, बिल्कुल निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। अब मैं नेताओं के नाम, कल्याण बनर्जी के बयान आपको वैसे ही आपको नरम नजर आएंगे उनके सामने। ठाकरे जी तो मुझे लगता है संभल गए पिछली बार के बाद चले गए थे। हालांकि आज तो उनको भी सस्पेंड किया गया। अरविंद सावंत भी सस्पेंड हुए हैं शिवसेना यूबीटी के साथ। उनके सामने बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे पर वो किधर जाएंगे। ये भी सोचिए सौरभ, जो सांसद ये कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम, हमारा शेड्यूल खराब हो जा रहा है। यार देश के लिए इतने बड़े कानून की बात है, उसमें तुम बता रहे हो कि हम शेड्यूल देख रहे हो, कभी पटना भेज देते हो, कभी हैदराबाद भेज देते हो, कभी दिल्ली बुला लेते हो। तो फाइनल वर्ड देवेंद्र आपका, मतलब आपका दर्शक सुन रहा है, उम्मीद कर सकता है कि सरकार इस बार इसको पास कराने की कोशिश करेगी बजट सत्र में? सरकार कह जरूर रही है, लेकिन एकदम से, जैसे पिछले सत्र में भी सरकार इस बात को कह रही थी लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस बार देखना होगा, मतलब एकदम से वैसी स्थिति नहीं है कि पूरी तैयारी नजर आपको आ रही हो, कि जब तक रिपोर्ट ना बन जाए, वो सारी स्टेज ना आ जाए, माहौल ना देख लें। हाँ, माहौल ना देख लें तब तक। लेकिन ये जरूर है कि सरकार मंशा के तौर पे बार बार ये बता रही हो, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह खुद हर एक अपडेट्स पे लगातार नजर रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी।